हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड इवनिंग जी, मीरा जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। संचय क्या होता है ना? तो संचय में आप देखिए, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि n वस्तुओं में से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r articles from
n आर्टिकल्स। आपको अगर r वस्तुएं क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, किसमें से, n वस्तुओं में से, n में से r वस्तुओं को सिलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं बेटा जी, NCR कहते हैं। क्या कहते हैं, NCR। सिर्फ चुनने के तरीके, है ना। मैं कहूं कि 10 लोगों में से 3 लोगों को चुनो, तो आप क्या कहोगे, सर 10C3 तरीके होंगे, है ना, चुनने के तरीके। जैसे आपकी क्लास में अगर अभी 5 बच्चे हैं, A B C D और E, तो इनमें से 3 बच्चों को चुनने के तरीके, तो आप कहोगे सर ABC आप ले सकते हो, आप चाहो तो A B और D ले सकते हो। अब मैं इनको व्यवस्थित नहीं करूंगा, इनको अरेंज नहीं करना, नहीं तो ABC सिलेक्ट करने के बाद उनको CBA कर दिया, फिर CAB कर दिया, ऐसा उनको अरेंज नहीं करना, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना। ABC आ गया, फिर ABD आ गया, फिर AB और E आ गया, इस तरीके से, है ना। BC और D आ जाएगा, BC और E आ जाएगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्ट, इनको अरेंज नहीं करना, क्योंकि BCD को फर्दर अरेंज करने के 6 तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ बात हो रही है अगर सिलेक्ट करने की, सिर्फ आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे क्रिकेट टीम बनानी है आपको, 12 में से 11 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 12C1 हो जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको अरेंज करना है कि फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर, हमें तो क्या करना है, सिर्फ 12 में से 11 खिलाड़ियों को चुनना है, चुन के टीम बन गई, तैयार हो गई। तो जब भी टीम बनानी, कमेटी बनानी है, तो लोगों को चुनना होता है, और चुनना होता है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगाना होता है। अब NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा NCR का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि बताओ 5C3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 दूनी 12 से 12 कटा, आंसर क्या आ गया भाई, 10 निकल के आ गया। ठीक है ना। तो ये NCR का फॉर्मूला है। बिल्कुल मीरा जी, आंसर सही है 10। ठीक। अब कुछ एक जरूरी बात है जो कॉम्बिनेशंस में जरूरी हैं, वो मैं आपको समझाता हूं एक एक करके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज में। सबसे पहले NCN इज इक्वल टू 1 होता है। NCN मतलब जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई 5C5 कितना होगा, 1। मतलब 5 लोगों में से 5 को चुनने के तरीके, 5 में से 5 को चुनने के तरीके एक ही तरीका, सबको ले लो बस, उनको अरेंज थोड़ी ना करना है कि इनटू में 5 फैक्टोरियल, आपको तो सिर्फ सिलेक्ट करना है। 10C10 क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 हो जाएगा, 10 के 10 को लेना है तो एक ही तरीका है। आप इसको कैसे कर सकते हो, सिंप्लीफाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। r की जगह मेरे पास यहां पर n है, तो r की जगह मैंने फॉर्मूला में n रखा, तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो 1/1 हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद NC0 इज इक्वल टू क्या होता है, NC0 इज इक्वल टू भी 1 होता है। NC0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब n लोगों में से 0 लोगों को चुनने के तरीके, 0 को मतलब किसी को भी नहीं सिलेक्ट करना, एक ही तरीका है कि सबको छोड़ दो, किसी को भी मत लो। फॉर्मूला से देखोगे तो n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल तो वैसे ही 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक, तो ये हो गया, 1 निकल के आ गया। इसके बाद अगली चीज है NC1 इज इक्वल टू बेटा जी n होगा। जैसे मैं कहूं 5 में से एक आदमी को चुनने के तरीके क्या है, आप कहोगे सर 5 तरीके, या तो पहला आदमी ले लो, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा, या तो पांचवा। 5 में से एक को चुनने के 5 तरीके, तो NC1 इज इक्वल टू n होता है। फॉर्मूला से देखोगे तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू
सॉरी ऊपर वाला जो n फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला फॉर्मूला ये, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे और सारी चीजें याद रखनी है आपको। अगला है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। जैसे 5c3 की वैल्यू और 5c2 की वैल्यू सेम होती है। ये 5c3 तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं बेटा जी, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह मेरे पास है n माइनस आर, तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, तो n से n कटेगा, माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा और एक n माइनस तो है ही। तो ये देखो दोनों साइड n माइनस r और r है, ऊपर n फैक्टोरियल, तो दोनों क्या हो गए भाई, बराबर हो गए, है ना। तो आपसे मैं कहूं 49c 48 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 49c 49 माइनस 48 मतलब 1, और nc1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर सीधा सीधा n होता है। मैंने अभी अभी बताया nc1 इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है। तो 49c 48 में फॉर्मूला लगाते आप, उससे बढ़िया 49c1 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 49 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। अगली चीज आप एक और याद रखो कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो इसका मतलब A प्लस बी बराबर n होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं सीधा सीधा। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो A प्लस बी बराबर n होगा। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि NCA बराबर होता है NCN माइनस A, और n माइनस ए को जब मैं b के बराबर रखूंगा तो मेरे पास सीधा सीधा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा ना सीधा सीधा। तो आप कहोगे सर ये यूज कहां होगा, तो यूज ऐसे होगा कि आपके सामने अगर मैं कहूं कि NC7 बराबर NC8 है तो n की वैल्यू क्या, तो आप कहोगे सीधा सीधा आपने बोला तो है कि a प्लस बी हो जाएगा, 15 आंसर हो गया, खत्म बात, है ना। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। और देखो जैसे लिखा है 16C7 इज इक्वल टू 16C, सपोज यहां पर आ गया r आ गया, तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहोगे सर r किसके बराबर, ये दोनों को प्लस करने पे आपको 16 रखना है, तो 7 प्लस r अगर 16 के बराबर है तो भैया r बराबर क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और अपना बिल्कुल मीरा जी आंसर एकदम सही है ना। तो चलिए कुछ एक सवाल करते हैं, कुछ एक वैल्यूज अपन कैलकुलेट करते हैं। सारे एक्सप्लेनेशंस के बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। पहला सवाल है 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 है। आपसे पूछा है हाफ ऑफ RC5 बराबर क्या होगा, ये सवाल है, बोलो।
कोई आंसर? कोई आंसर नहीं है अभी तक। मीरा बोल रहे हैं 9 आएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, चेक करते हैं। देखो इन दोनों को प्लस करने पे 18 के बराबर, मतलब 2r + 2 बराबर 18 है, तो 2r = 16, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हाफ ऑफ 8c5, तो 8c5 क्या हो जाएगा? 8c3 के बराबर। मैं छोटी वाली, या फिर आप 8c5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम 8c3 लिखते तो काम जल्दी हो जाता। r तो बेटा जी 8 आ गया ना, r तो 8 आ गया भाई। इन दोनों को प्लस करोगे आप तो 18 के बराबर, तो r + 2, तो 2r + 2 बराबर 18, तो r बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। अब हाफ ऑफ 8c5 मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 - 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो हाफ ऑफ 8 × 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कटा, 3 फैक्टोरियल 6 से कटा, ये 7 चौक 28 आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 28 क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल 28 आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला शंकर जी देखो, मैं लास्ट वाला स्टेप फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कि 8c5 का मैंने क्या रखा फॉर्मूला? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? NCR जो होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये होगा, बिल्कुल सत्य प्रकाश जी आप एकदम सही कह रहे हो। तो r और n की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो हाफ ऑफ 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कटेगा। 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 7 चौक 28 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना है? 28 क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। NC9 = NC8, तो पूछ रहा है कि NC17 बराबर कितना होगा? NC9 = NC8, तो NC17 ही। बहुत आसानी से आप मौखिक कर सकते हो, इतना आसान सवाल है। बिल्कुल सही मीरा जी, क्योंकि n बराबर हो जाएगा बेटा 9 + 8 बराबर 17, तो 17c17 बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये मैंने बताया था कि NCN बराबर क्या होता है? 1 होता है। सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में? बेहद आसान सवाल है, बिल्कुल सत्य प्रकाश जी। अगला क्वेश्चन है 2NC3 रेशो NC2 = 12/1, 12:1, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। हाँ जी, n बराबर क्या होगा? और ये बहुत ही ध्यान से करना है, कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 12/1। ये हो गया सबसे पहले।
सिंप्लीफाई कैसे होगा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं आपके सामने, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा मेरे पास, चलिए ठीक है, अच्छा 2n माइनस 2 और कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा, और ये कैलकुलेशन क्या है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 2 से n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट गया। इसके बाद जो मेरे पास बचा है ये, अब देखो मैं लिख रहा हूं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास n माइनस 1 बचा, अपॉन में है 3 फैक्टोरियल, यहां पर है n इंटू n माइनस 1 अपॉन में है 2 फैक्टोरियल। n माइनस 1 और n से n और n माइनस 1 कटा, इज इक्वल टू 12/1 चल रहा है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8/6 बराबर, और ऊपर क्या है 2n माइनस 1 भी है, 8/6 तो है, अच्छा सॉरी 8 क्यों आएगा भाई, 2 और 2 4, हाँ सही है, 8 इंटू 2n माइनस 1/6 बराबर 12/1, ये हो गया है ना, इतनी वैल्यू निकल के आ गई है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको अपन यहाँ पे कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की, पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 3, 4 और ये कटा 3, तो 2n माइनस 1 बराबर हो गया 9, 2n बराबर हो गया 10, तो n बराबर बेटा 5 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा लंबा चला गया सवाल, पर कोई बात नहीं। देखो फैक्टोरियल्स आपको एक्सपैंड करने आने चाहिए। 2n फैक्टोरियल आप कैसे स्प्लिट करोगे, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, जहां रुकोगे वहीं फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा। वैसे यहां n माइनस 2 कटेगा, बाकी आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मीरा जी 2n फैक्टोरियल को आप देखो कैसे लिख सकते हो, 2n फैक्टोरियल का मतलब सीधा सीधा 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। वो अपॉन के 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास ये 3 टर्म्स बचेंगे। वैसे ही n फैक्टोरियल को n माइनस 1, n माइनस 2 से n माइनस 2 कट जाएगा, ठीक, ये चीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपन डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 10 पीपल। वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, इन हाउ मेनी वेज 5 men कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 men। 10 में से 5 को चुनने के तरीके, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, 10c5। अब बेटा हल कैसे करना है, आप हर बार आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे कि 10c5 के लिए आप यहां पर भी फॉर्मूला लगा रहे हो। आप 10c5 को कैसे हल करोगे, आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल, देखो अब फैक्टोरियल वैक्टोरियल छोड़ो,
आप ये देखो कि r की वैल्यू क्या है। पहले तो NCR को NCn माइनस आर से चेक करो छोटी वैल्यू किसकी है। जैसे आपके सामने अगर 7C6 लिखा होता तो ये 7C1 के बराबर होगा, तो हम छोटी वैल्यू लेके सवाल को हल करेंगे। 252 मीरा जी एकदम सही है। तो 7C6 होता है तो मैं 7C6 को 7C1 लिखता, मैं छोटी वैल्यू से हल करता, तो 10C5 तो 10C5 ही आएगा। अब आप अपॉन में अगर 5 है तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी 5, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स तक, 1 2 3 4 5 टर्म्स तक, जितनी r की वैल्यू उतने टर्म्स तक। अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 और 1, 4 दूनी 8 कट गया, 5 कटा और ये कटा, तो ये हो रहा है 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 2 36, 36 गुणा 7 252। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, पर हर बार फॉर्मूला कैलकुलेशन तो उतना ही जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैंडशेक्स का। नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज 16 लोग हैं, 16 मैन, और अगर हर आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो टोटल कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और काफी सारे एग्जाम्स में आता भी है। अगर नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर आपको निकालना होगी, 16 आदमी है और हर आदमी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने हैंडशेक्स, तो भैया सीधा सीधा 16C2 NC2 ही तो होगा भाई। 16 में से किन्हीं भी 2 आदमियों को चुनने, हैंडशेक के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड है, 2, तो 16 में से 2 आदमियों को चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 16C2। तो 16 गुणा 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 अट्ठे 120, बिल्कुल मेरा जी 120 आंसर है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहें तो n इंटू n माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ हैंडशेक्स के लिए, n इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1/2। ठीक, 16 माइनस 1 कितना, 15, 15/2, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब n इंटू n माइनस 1/2 से नंबर ऑफ हैंडशेक निकल के आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं अगर किसी पार्टी में टोटल 66 हैंडशेक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपको कितने दे दिए, 66। तो नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पीपल, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये आपका सवाल है ना। नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, 13 है, 12 है, 11 है और 10 है, ये आपके ऑप्शंस हैं। हाँ जी, मीरा जी बोल रही हैं 10। ठीक है बेटा, 66 हैंडशेक्स मतलब n इंटू n माइनस 1/2 किसके बराबर होना चाहिए, 66। तो अगर आप वैसे हल करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, n² माइनस n माइनस 132 बराबर 2, है ना। तो आप हल भी करोगे तो n² माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 बराबर 0 रखोगे तो n माइनस 12 n माइनस 11 n प्लस 11 सॉरी, तो एक आपके पास n बराबर 12 आएगा और एक बेटा जी माइनस 11 आएगा। तो माइनस तो हो नहीं सकता, 12 आपका सही आंसर। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल करोगे
या फिर अब बाय ऑप्शन वैल्यू उठाओ, n की जगह अगर मैं 13 रखूं तो 13 गुणा 12/2 अगर मैं करता हूं तो ये तो नहीं आएगा। फिर मैं 12 गुणा 11/2 करता हूं तो ये जरूर कितना आ रहा है, 66 निकल के आ रहा है, तो ये आंसर सही है ना। तो बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं। n इंटू एन माइनस 1/2 में आपको n की जगह बाय ऑप्शन वैल्यूज रखनी है ना। तो बस सीधी सीधी बात है। बिल्कुल राकेश जी, 12 आंसर एकदम सही है, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हैंडशेक्स वाला केस मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है कि पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चंस क्या है, मस्ट हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब 10 में से कितने क्वेश्चन, कोई भी 6, एनी 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं, पर उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है कि ये वाला तो क्वेश्चन करना ही करना है, बाकी में से कोई भी करके आपको 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, 10 में से टोटल 6 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, तो कितने तरीकों से आप सवालों को हल कर सकते हो। आप कहोगे सर अगर एक क्वेश्चन फिक्स है तो मेरे पास चॉइस बची, 9 में से 5 ही सवाल मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया तो 9 में से 5 सवाल ही तो करने हैं, और 9C5 जो होगा वो 9C4 के बराबर होगा, जिसका मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6/4 3 2 1, 4 दूनी 8 कट गया, ये कटा 2 आ गया, तो 7 इंटू 9 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 भैया क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 126 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। बोलो, किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भाई बेझिझक पूछो। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मैं बताता हूं 9C5 मीरा जी कैसे। 10 में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक तो आपने फिक्स कर दिया कि सपोज वो क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल देते हैं अपन की क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है सभी बच्चों को, तो एक तो करना ही करना है। तो बचे कितने, बचे आपके 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन और करने। 9 में से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के तरीके 9C5 की, एक तो फिक्स हो गया ना, और टोटल 6 ही करना है आपको, तो 9C5। और 9C5 9C4 के बराबर होता है, NCR NC n-r, क्योंकि वैल्यू छोटी होगी तो मैंने 9C4 को हल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। एक बैग में 4 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स हैं। फोर ब्लैक है और 5 क्या है, रेड बॉल्स हैं। अब आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, 6 बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 ब्लैक और 3 रेड। सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 3 ब्लैक और 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे। हाँ जी, बेटा ब्लैक 4 में से 3 को सिलेक्ट करने के 4C3 इंटू 5 में से 3 को सिलेक्ट करने के क्या हो जाएंगे, 5C3, तो हो गया 4,
और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। 5C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि 4C3 4, 5C3 10, आंसर क्या आ गया 40 आ गया। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आप एकदम सही कह रहे हो। और समझो, आपसे कहा गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स टोटल बॉल्स मेरा जी जरूरत नहीं है ना, टोटल तो 6 हो ही जाएंगी। 4 ब्लैक में से 3 ब्लैक को सिलेक्ट करने के तरीके 4C3, और 5 रेड में से 3 रेड को सिलेक्ट करने कितने तरीके 5C3। पूरी बॉल्स नहीं करनी थी आपको, यही करना था। 4 ब्लैक में से 3 ब्लैक और 5 रेड में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी थी, उनके तरीके ही तो लेने थे आपको, है ना। डायरेक्ट हो जाएगा ये। 4 बॉयज और 5 गर्ल्स में से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है। बोलो क्या आंसर, क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम बेटा। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है 5C3, इंटू 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 4C3। आंसर वही 10 गुणा 4 बराबर आंसर क्या आ जाएगा आपका 40। एकदम सेम आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दो राहें नहीं है। कठिन कब होता है मैं आपको बताता हूं। कठिन बिल्कुल 40 आंसर एकदम सही है। कठिन मैं बताता हूं कब होगा ये, है ना। क्वेश्चन ये है कि आपको सपोज 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 4 लोगों की टीम बनानी है। कितने लोगों की टीम बनानी है? 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स की आपको टीम बनानी है, जिसमें एटलीस्ट 1 गर्ल होना जरूरी है। कम से कम एक लड़की उसमें टीम में होनी ही चाहिए, ठीक है ना। 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 4 मेंबर की टीम बनानी, जिसमें कम से कम कितनी लड़कियां तो होनी चाहिए? बोल रहे हैं कि कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए, कम से कम। तो कितने तरीकों से किया? अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। हाँ जी भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो होगा ये कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए 4 मेंबर में। तो देखो ऐसा है कि अगर मैंने एक गर्ल सिलेक्ट करी तो मैं 3 बॉयज ले लूंगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि अगर मैंने 2 गर्ल्स ले ली तो मैं 2 बॉयज ले लूंगा। फिर 3 गर्ल्स अगर सिलेक्ट करनी तो 1 बॉय। और फिर आखिरी तरीका, चारों की चारों मैंने गर्ल्स सिलेक्ट कर ली तो 0 बॉयज। इतने तरीके हैं टीम बनाने के कि कम से कम एक लड़की तो लेनी, एक से कम नहीं ले सकते। उसने एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला कि कितने लड़के, 4 मेंबर की टीम बनानी है। अब आप कैसे भी बनाते रहो, 4 लोगों की टीम बनानी है तो कम से कम एक लड़की तो लेनी थी। मैं 0 गर्ल्स वाला केस नहीं ले सकता। मैं चाहता तो मैं ये भी लिखता कि 0 गर्ल्स और चारों के चारों बॉयज। जैसे चारों की चारों गर्ल्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, वैसे चारों बॉयज भी कर सकते थे, पर उस केस में 4 मेंबर्स में चारों बॉयज हो गए तो गर्ल्स 0 हो जाएंगी, वो हम कर नहीं सकते थे। मीरा जी बोल रहे हैं 160, ठीक है। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब 4 गर्ल्स और 5 बॉयज थे हमारे पास, उनमें से एक गर्ल है तो 4C1 इंटू 5C3। काम पूरा हो गया, 4 लोगों की टीम बन गई। तो काम पूरा होने के बाद लगता है प्लस 4C2 इंटू 5C2 प्लस 4C3 इंटू 5C1 प्लस 4C4 इंटू 5C0। इतना हो जाएगा।
अब इसके बाद 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4, 5C3 की वैल्यू हो जाएगी 10, 4C2 की वैल्यू 4 थी 12/2 ये हो जाएगा 6, 5C2 हो जाएगा 10, 4C3 4 गुणा 5 ये हो जाएगा 1। तो 40 प्लस 60 प्लस 20, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा बेटा 120, 120 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे ये एक ऐड नहीं किया मैंने, एंड वाला एक नहीं ऐड किया ना। हाँ लास्ट का एक भी तो होगा, ये +1 भी होगा, तो आंसर 121 होगा। ये 1 तो छूट ही गया था एंड का, तो आंसर क्या होगा ये। बोलो किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भैया पूछो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कम से कम लिखा था एटलीस्ट एक लड़की। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं सत्य प्रकाश जी, देखो सीधी सीधी बात है कि तरीके कितने हैं, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए टीम में। तो मतलब अगर एक लड़की है तो बाकी बचे 3 के आप सिलेक्ट करोगे बेटा, बॉयज सिलेक्ट करोगे। 1 गर्ल तो 3 बॉयज, 2 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज, क्योंकि लड़की मैं एक से कम नहीं ले सकता पर एक से ज्यादा तो ले सकता हूं। बॉयज के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। फिर मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने लिया 3 गर्ल्स तो 1 बॉयज, फिर 4 गर्ल्स तो 0 बॉयज, क्योंकि मेंबर टोटल 4 ही आपके होने चाहिए थे। तो एक गर्ल, 4 में से एक गर्ल को सिलेक्ट करने के तरीके 4C1, 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करने के तरीके 5C3, 4C2 5C2, 4C3 5C1, 4C4 5C0। बस आप अब इनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लोगे। 4C1 4, 5C3 10, ये 6 और ये 10, ये 4 5 और ये 4C4 1, 5C0 भी 1, तो 1 हो जाएगा। टोटल ऐड कर दोगे आंसर 121 हो जाएगा बस। ठीक, बोलो किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो पूछो भाई। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके पास, ग्रुप है 7 अमेरिकन, 6 इंग्लिशमैन एंड 4 फ्रेंचमैन। 7 अमेरिकन, 6 इंग्लिशमैन और 4 है फ्रेंचमैन। इनमें से आपको क्या करना है, 4 अमेरिकन, 3 इंग्लिशमैन और 2 फ्रेंचमैन सिलेक्ट करने हैं। 4 अमेरिकन और इसके बाद 3 इंग्लिशमैन और 2 फ्रेंचमैन आपको सिलेक्ट करने हैं। बोलो कितने तरीकों से किया जा सकता है, कितने तरीकों से ये किया जा सकता है। एकदम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है।
किसी बच्चे का 61 मीरा जी का आंसर आया है, ठीक है। मैं करता हूं बेटा 7C4 इंटू 6C3 4C2। तो 7C4 की वैल्यू होगी 7C3 के बराबर, मतलब 7 गुणा 6 गुणा 5 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1। 6C3 की वैल्यू होगी 6 गुणा 5 गुणा 4 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1। 4C2 होगा 4 इंटू 5 बाय 2 इंटू 1। 3 2 1 से 6 कटा, 3 2 1 से 6 कटा और ये कट गया। तो ये हो रहा है 7 6, ये काफी लंबा हो जाएगा, है ना। ये हो रहा है 42 इंटू 6 दूनी 12। बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5 180, 180 गुणा नहीं 5 गुणा 125 गुणा 8, ये हो जाएगा 1000। तो 42 इंटू देखो मैं बताता हूं मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन क्यों आया है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 420 ये और प्लस अपन कर दें कि इसमें 84, ये हो रहा है बेटा 504000, यही आ रहा है कि एक बार आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ही आ जाएगा। देखो आपको जब सिलेक्ट करना था 4 3 और 2, टोटल आपको टीम कितने की 9 मेंबर्स की बनानी थी। जब तक ये 9 मेंबर्स की टीम पूरी नहीं होगी तब तक आप प्लस नहीं लगा सकते, जब तक आपकी 9 मेंबर की टीम पूरी नहीं। अगर जैसे आपको टीम बनानी होती कि 7 में से आपको 9 मेंबर की टीम बनानी है, तो एक है 7 में से 4 को ले लिया, 6 में से 3 को ले लिया, 4 में से 2 को ले लिया, एक तरीका ये हो गया। फिर वो कोई दूसरा तरीका भी बोलता कि 3 ये 2 ये और 1 ये, तो फिर 7 में से ये, 6 में से 2 और 4 में से 1 सिलेक्ट करने का, तो बीच में हम प्लस लगाते। पर जब तक सब जगह से सिलेक्शन पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक बीच में प्लस नहीं लगा सकते, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर यहां क्योंकि 4 मेंबर की टीम बनानी थी, जैसे ही 4 लोग पूरे हो जाएंगे मेरे बीच में प्लस आ जाएगा। जैसे ये 2 लोग, 2 लड़के 2 लड़की, टीम पूरी 4 की हो गई, तो बीच में क्या आ जाएगा, इसके बाद प्लस आ जाएगा। जब मेंबर पूरे हो जाते हैं ना तो प्लस आ जाता है। हर एक ग्रुप में से जब आपने सिलेक्शन कर दिया, बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप में से बॉयज और गर्ल्स सिलेक्ट हो गए तो प्लस लगा दो। यहां अमेरिकन, इंग्लिशमैन और फ्रेंचमैन में से जब सब जगह से सिलेक्ट होता तो उसके बाद अगर कुछ आता तो प्लस लगता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज 7 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 पॉइंट्स आर इन 1 लाइन। 4 पॉइंट एक ही रेखा में है। हाउ मैनी straight lines can be drawn through them? इनमें से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं? इनमें से कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं? 7 पॉइंट है जिनमें से 4 पॉइंट तो एक ही लाइन में है, तो इनमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको पता है 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए है। तो कैसे करोगे? जैसे 7 पॉइंट हैं, उनमें से 4 पॉइंट तो बेटा जी एक ही लाइन में है, और 3 पॉइंट कहीं पर भी ले लो, ऐसा कहीं पर भी ले लो आपने, 3 पॉइंट कहीं पर भी ले लो, एक ये एक ये एक ये, तो टोटल 7 पॉइंट हो गए। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आपको कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने। जैसे आपने अगर ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो आपकी एक लाइन बन जाएगी, ये दोनों ले लिए तो एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही आप टोटल कितनी लाइंस बना सकते हो अगर आप कर रहे हो
7 में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करके कितनी लाइंस बना सकती हैं, आपका सवाल है। बोलो भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, 7 में से 3 पॉइंट आपके ये हो गए और 4 पॉइंट आपके एक लाइन में हो गए, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो या तो इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, 3C2, ठीक। एक तरीका तो यह है कि इन 3 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो आप, 3C2, तो 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, लाइन बन जाएंगी। अब आएगा प्लस, क्योंकि लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट सिलेक्ट करने, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो काम खत्म हो गया है ना। अब प्लस आएगा, फिर एक पॉइंट में यहां से ले लूं और एक पॉइंट में यहां से ले लूं, कोलिनियर वाले में से जो एक ही लाइन में है, समरेखीय हैं। तो 3 में से एक पॉइंट सिलेक्ट करने का तरीका 3C1, 4 में से एक पॉइंट को सिलेक्ट करने का तरीका 4C1 प्लस। अब अगर मैं यहां से दोनों पॉइंट ले लूं, इन चारों में से, जैसे मैंने इन तीनों में से 2 पॉइंट लिए थे, वैसे मैं इन चारों में से भी तो कोई भी 2 पॉइंट ले सकता हूं। पर बेटा कोलिनियर पॉइंट में आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो लाइन तो एक ही बनेगी। आप कहोगे सर कैसे? मैं जैसे कि अगर ये वाला और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो ये वाली लाइन बनेगी, पर वो लाइन जो है इन दोनों से भी होके जाएगी। अगर आप ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो क्या कोई अलग लाइन बनेगी? लाइन तो यही बनेगी, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन बनती है। तो तरीके क्या थे? दोनों पॉइंट या तो यहां से होंगे, एक इधर से एक इधर से होगा, या फिर दोनों यहां से होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन बनती है। 3C2 3 हो गया, 4 तिया 12 प्लस 1, तो ये कितना हो रहा है? 12 और 4 16 लाइंस बन सकती हैं टोटल। कितनी बन सकती हैं टोटल? 16 लाइन बन सकती हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप कहो तो हम इसे और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट थे, 3 कोलिनियर, 1 2 3 4, 4 नॉन कोलिनियर। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो नॉन कोलिनियर है, या तो इन्हीं में से, या तो बेटा जी इन्हीं में से बन जाएगा। जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, या तो यहीं से, जैसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन ये बन रही, क्योंकि 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के 3C2 होता है, ठीक। 3 लाइन ये, इधर से दोनों पॉइंट ले लिए तो एक ही लाइन बनेगी, एक लाइन ये, 4 तो यही होगी। अब एक ऊपर से लिया और एक नीचे से लिया तो कितनी लाइन बनेगी? तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो एक लाइन, फिर दूसरी लाइन यहां और तीसरी लाइन यहां, 3 लाइन ये। फिर इसको लोगे तो एक लाइन, दूसरी लाइन, 3 लाइन। इसको लोगे एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। इसको लोगे तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो 12 लाइन ये बनेंगी। तो कुल मिला के 16 लाइंस बन जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर पॉइंट से क्या जाएंगी आपकी? हर पॉइंट से 3-3 लाइंस निकलेंगी ना, हर पॉइंट से 3 लाइंस निकलेंगी। तो इन 3 पॉइंट से तो सिर्फ 3 ही लाइन बन सकती है, 3C2, और बाकी बचे हुए जो 4 पॉइंट है इनसे एक लाइन बनेगी। पर एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, तो 3C1 इंटू 4C1 बनेगा ना, 12 लाइंस ये हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 5 points in a line and 6 random points, तो टोटल कितने हो गए? टोटल बेटा जी 11 पॉइंट्स हैं। बोलो कितनी लाइंस बनेंगी? 5 पॉइंट एक ही लाइन में और 6 रैंडम पॉइंट है, तो कितनी लाइन बनेंगी? नंबर ऑफ लाइंस। कोई आंसर नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको कर दो, क्योंकि इसके बाद अपन ट्राइंगल बनाना सीखेंगे तो वो कल समझेंगे कि पॉइंट से ट्राइंगल कैसे बनता है।
भाई इसका आंसर तो आना ही चाहिए, कोई तो आंसर बताओ। फोर्टी सिक्स, बहुत बढ़िया मीरा जी। तो 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 रैंडम पॉइंट्स हैं, ये रैंडम पॉइंट्स हैं। कैसे कैसे आप बनाओगे? आप कहोगे सर अगर मैंने यहीं से सारे के सारे पॉइंट ले लिए तो 6C2, जो कि 6 पंजे 30 बटे तो 15 ये होंगे, एक लाइन यहीं से, पर एक ऊपर से एक नीचे से, तो ये हो जाएगा 6C1 इंटू 5C1, 30 ये, तो 30 और 15 45 और एक 46 आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप कहो तो मैं इसका फॉर्मूला भी बना के दे सकता हूं कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वाले केस में आप क्या करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, जैसे आपके पास कोलिनियर पॉइंट, सपोज कुछ C पॉइंट्स कोलिनियर हैं और N पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में कोलिनियर हैं और नॉन कोलिनियर कितने हैं? नॉन कोलिनियर आपके पास थे 6। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC प्लस 1 प्लस N इंटू N माइनस 1/2, ये है NC प्लस 1 N इंटू N माइनस 1/2। आप इसमें वैल्यू रख दोगे, आपकी नंबर ऑफ लाइंस निकल के आ जाएंगी। N इंटू C मतलब 30 प्लस 1, फिर N इंटू N माइनस 1 मतलब 6 5/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 15, एक ये भी था, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? 46 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, है ना। NC प्लस 1, N मतलब नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब जो असंरेखीय होते हैं, जो एक लाइन में नहीं होते, और C मतलब कोलिनियर, जो एक ही रेखा में होते हैं। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स आपको दे दिए 5, नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिया आपको 7, तो आप क्या करोगे? आप करोगे NC प्लस 1 प्लस N इंटू N माइनस 1/2, तो ये हो गया 35 प्लस 1, 7 गुणा 6/2, तो 21। अच्छा, ये तो 35 प्लस 1 हो गया 36, 36 प्लस 21, आंसर क्या आ जाएगा? 57 आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म बात। तो वैल्यू पता होगी तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला में रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया। बिल्कुल मीरा जी 57 सही है। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए कल समझेंगे ट्राइंगल फॉर्मेशन के बारे में यहीं पे, और बाकी के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। कल आपका टॉपिक मैं खत्म करवा दूंगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।